प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल सावित्री साहत अकेडमी में। तो फ्रेंड्स, चलिए करते हैं आज हम गोदान उपन्यास के महत्वपूर्ण कथन और महत्वपूर्ण घटनाओं को एक एक करके हम समझ लेते हैं। ये क्योंकि गोदान पढ़ना आपके लिए बहुत आवश्यक है। आई होप कि आपने कंप्लीट जितने भी पात्र हैं, पात्रों को आपने देखा होगा। ठीक है, ये हमारा 51 पेज का पीडीएफ है जिसमें ग्रामीण और शहरी पात्र सभी यहाँ मौजूद हैं। मैंने यहाँ पर इसमें 61 पात्र लिए थे और इसके बाद ये चीज़ रह गया था मेरा, तो मैं ये अभी आपके समक्ष इसको रिकॉर्ड कर देती हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, पूरी क्लास आपको प्रॉपर देखनी है। हम देखते हैं यहाँ पर पहला कथन आता है होरी का धनिया से कि जब होरी कहता धनिया से कि जब दूसरों के पाँवों तले अपनी गर्दन दबी हुई हो तो उनके पाँवों को सहलाने में ही कुशलता है। अगला कथन है प्रेमचंद का धनिया के संबंध में। प्रेमचंद खुद लेखक कह रहे हैं कि विपन्नता के इस अथाह सागर में सुहाग की वह तृण था जिसे पकड़े हुए वह सागर को पार कर रही थी। अगला कथन होरी का स्वगत से है, मतलब स्वयं से कथन है होरी का कि फिर मऊ से तो द्वार की शोभा है, सॉरी गऊ से यहाँ पे टाइप मिस्टेक है, गऊ से तो द्वार की शोभा है। सवेरे सवेरे गऊ के दर्शन हो जाएं तो क्या कहना, न जाने कब यह साधना पूरी होगी, कब वह शुभ दिन आएगा। होरी का ये स्वयं से कथन है। होरी का कथन है भोला से कि गृहस्थ के घर में, गृहस्थ यानी गृहस्थी के घर में एक गाय भी ना हो तो कितनी लज्जा की बात है। साल के साल बीत जाते हैं, गोरस के दर्शन नहीं होते। राय साहब का कथन होरी से है कि संपत्ति और सहृदयता में बैर है। हम भी दान देते हैं, धर्म करते हैं, लेकिन जानते हो क्यों। राय साहब का फिर से होरी से कथन है कि जो हुक्काम के तलवे चाटता हो और अपने अधीनों का खून चूसता हो उसे मैं सुखी नहीं कहता, वह तो संसार का सबसे अभागा प्राणी है। अगला एक कथन फिर से इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर गोबर का होरी से कथन है कि यह तुम रोज रोज मालिकों की खुशामद करने क्यों जाते हो, बाकी न चुके तो प्यादा आकर गाली सुनाता है, बेगार देनी ही पड़ती है, नजर नजराना सब तो हमसे भराया जाता है, फिर किसी की क्यों सलामी करूं। अगला कथन है गोबर का होरी का गोबर से कि अपने मतलब के लिए सलामी करने जाता हूँ, पाँव में सनीचर नहीं है और न सलामी करने में कोई बड़ा सुख मिलता है, घंटों खड़े रहे तब जाकर मालिक को खबर होती है। होरी राय साहब से कहता है कि हम समझते हैं कि ऐसी बातें हम ही लोगों में होती है, पर जान पड़ता है बड़े आदमियों में उनकी कमी नहीं है। होरी का कथन धनिया से है कि हम लोग समझते हैं कि बड़े आदमी बहुत सुखी होंगे, लेकिन सच पूछो तो वह हमसे भी ज़्यादा दुखी हैं। हमें अपने पेट की चिंता है, उन्हें हजारों चिंताएं घेरे रहती हैं। एक कथन है कि फिर मर्जाद भी तो पालना ही पड़ता है, खेतों में जो मर्जाद है वो नौकरी में तो नहीं। इसी तरह जमींदारों का हाल भी समझ लो, उनकी जान को भी तो सैकड़ों रोग लगे होते हैं। होरी का कथन है गोबर से। अगला कथन है होरी का फिर से अपने बेटे गोबर से कि छोटे बड़े भगवान के घर से बनकर आते हैं, संपत्ति बड़ी तपस्या से मिलती है, उन्होंने पूर्व जन्म में जैसे कर्म किए हैं उनका आनंद भोग रहे हैं। हमने तो नहीं सोचा था वो क्या। अगला गोबर का कथन होरी से है कि भगवान सबको बराबर बनाते हैं, यहाँ जिसके हाथ में लाठी है वह गरीबों को कुचलकर बड़ा आदमी बन जाता है। अगला कथन होरी का फिर से भोला से कि हमारा जन्म इसलिए हुआ है कि अपना रक्त बहाएं और बड़ों का घर भरें, मूल का दुगना सूद का भर चुका, पर मूल ज्यों का ज्यों सिर पर सवार है। अगला कथन भोला का होली से है कि कौन कहता है कि हम तुम आदमी हैं, हम में आदमियत है कहीं। आदमी वह है जिसके पास धन है, अख्तियार है, इलम है। हम लोग तो बैर हैं और जुतने के लिए पैदा हुए हैं। तो भोला होरी से कहते हैं इंपॉर्टेंट कथन है। होरी का स्वगत कथन है अपने भाइयों के संबंध में कि आदमी कितना स्वार्थी हो जाता है, जिसके लिए मरो वही जान का दुश्मन हो जाता है। ठीक है, होरी का यह स्वगत कथन है। अगला है चौधरी दमड़ी बसोर का होरी से कि औरत को भगवान सब कुछ दे पर रूप न दे, नहीं वह काबू में नहीं रहती। बहुत इंपॉर्टेंट कथन है ये। अगला है हीरा का धनिया से कि तेरी जैसी राक्षसन के हाथ पड़कर जिंदगी तलक हो गई। अगला है झुनिया का गोबर से कि सब के सब भौरे रस लेकर उड़ जाने वाले हैं, मैं भी उन्हें ललचाती हूँ, तिरछी नज़रों से देखती हूँ, मुस्कुराती हूँ, वह मुझे गधी बनाते हैं, मैं उन्हें उल्लू बनाती हूँ।
अगला है झुनिया का कथन गोबर से कि न जाने मर्दों की क्या आदत है कि जहाँ कोई जवान सुंदर औरत देखी और बस लगे घूरने छाती पीटने, और ये जो बड़े आदमी कहलाते हैं ये तो निरे लंपट होते हैं। झुनिया का कथन गोबर से है। अगला है झुनिया का कथन गोबर से कि मर्द का हरजाईपन औरत को भी उतना ही बुरा लगता है जितना औरत का मर्द को। अगला कथन है मिस्टर तखा का राय साहब से कि नाटक कोई भी अच्छा हो सकता है अगर उसके अभिनेता अच्छे हों। अच्छा से अच्छा नाटक भी बुरे अभिनेताओं के हाथों में पड़कर बुरा हो सकता है। अगला कथन फिर से राय साहब का मेहता से है कि किसी को भी दूसरे के श्रम पर मोटे होने का अधिकार नहीं है। उपजीवी होना घोर लज्जा की बात है। कर्म करना प्राणी मात्र का धर्म है। आगे देखते हैं मेहता का कथन राय साहब से है कि आपकी जबान में जितनी बुद्धि है काश उसकी आधी भी मस्तिष्क में होती। खेद यही है कि सब कुछ समझते हुए भी आप अपने विचारों को व्यवहार में नहीं लाते। अगला है ओमकारनाथ का मेहता से कथन कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। मिस्टर मेहता, हमें समय के साथ चलना भी है और उसे अपने साथ चलाना भी। अगला है मेहता का संपादक ओमकारनाथ से कथन है कि मैं इस सिद्धांत का समर्थक हूँ कि संसार में छोटे बड़े हमेशा रहेंगे और उन्हें हमेशा रहना चाहिए। इसे मिटाने की चेष्टा करना मानव जाति के सर्वनाश का कारण होगा। अगला कथन फिर से है मेहता का ओमकारनाथ से कि मुझ में और आप में अंतर यही है कि मैं जो कुछ मानता हूँ उस पर चलता हूँ और आप लोग मानते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। धन को अपना अन्याय से बराबर फैला सकते हैं, लेकिन बुद्धि को, रूप को, चरित्र को, प्रतिभा को और बल को बराबर फैलाना तो आपकी शक्ति के बाहर है। अगला है मेहता का कथन ओमकारनाथ से कि छोटे बड़े का भेद केवल धन से ही तो नहीं होता। मैंने बड़े बड़े धन कुबेरों को भिक्षुकों के सामने घुटने टेकते देखा है और आपने भी देखा होगा। अगला कथन है मालती का राय साहब के यहाँ बैठे मेहता खन्ना से कि फिलॉसफर होना मुर्दा दिल होते हैं। जब देखिए अपने विचारों में मग्न बैठे हैं, आपकी तरफ ताकेंगे मगर देखेंगे नहीं। अगला कथन फिर से है ओमकारनाथ का मालती से कि मैंने अपने सिद्धांतों को सदैव ऊंचा और पवित्र रखा है और जीते जी उनकी रक्षा करूंगा। दौलत के पुजारी तो गली गली मिलेंगे, मैं सिद्धांत के पुजारी में हूँ। अगला कथन फिर से मेहता का लोगों से है कि धन मेरे लिए बढ़ने और फलने फूलने वाली चीज़ नहीं, केवल साधन है। मुझे धन की बिल्कुल इच्छा नहीं। आप वह साधन जुटा दें जिसमें मैं अपने जीवन का उपयोग कर सकूं। अगला कथन है मेहता का मालती से कि विवाह को मैं सामाजिक समझौता समझता हूँ और उसे तोड़ने का अधिकार न पुरुष को है न स्त्री को। अगला कथन है खन्ना का कथन है कि जब हमारे प्रोफेसरों का यह हाल है तो यूनिवर्सिटी का तो ईश्वर ही मालिक है। अगला कथन ओमकारनाथ का कथन लोगों से है कि मैं मिस्टर मेहता को धन्यवाद देता हूँ। हाँ, इसे तपस्या ही कहना चाहिए। बड़ी कठोर तपस्या, बिजली ने तो तपस्या की है। वह इस प्रांत के नहीं, इस राष्ट्र के इतिहास में अभूतपूर्व हैं। एक कथन मालती का इम्पॉर्टेंट है कि हम में आज से कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई शूद्र नहीं है, कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, कोई नीच नहीं है। हम सब ही एक माता के बालक हैं, एक ही गोद के खेलने वाले हैं, एक ही थाली के खाने वाले भाई हैं। जो लोग भेदभाव से में विश्वास रखते हैं उनके लिए हमारी सभा में स्थान नहीं है। तो मालती का कथन लोगों से। राय साहब का कथन है ओमकारनाथ के लिए कि एक ही दुष्ट है, किसी पर दया नहीं करता, लिखने में तो अपना जोड़ नहीं रखता। ऐसा गधा आदमी कैसे इतना अच्छा लिखता है, यह रहस्य है। अगला कथन है मिस्टर तखा का राय साहब से कि शेर की माद में घुसना कोई बहादुरी नहीं है, मैं इसे मूर्खता समझता हूँ। अगला कथन राय साहब का खन्ना से है कि मैं उस आदमी को आदमी नहीं समझता जो देश और समाज की भलाई के लिए उद्योग न करे और बलिदान न करे। अगला है खन्ना का कथन राय साहब से कि यह मेरा अहिंसावाद था। आप बुद्ध और शंकर के नाम पर गर्व करते हैं और पशुओं की हत्या करते हैं। लज्जा आपको आनी चाहिए, न कि मुझे। एक कथन है कि मैं जानता हूँ दौलत से आराम और तकल्लुफ के कितने सामान जमा किए जा सकते हैं, मगर यह भी जानता हूँ कि दौलत इंसान को कितना खुर्दगर्ज बना देती है। मिर्ज़ा खुर्शीद का तखा से कथन है।
अगला है झिंगुरी सिंह का होरी से कि गड़े रुपए ना निकलें चाहे सूद कितना ही देना पड़े, तुम लोगों की यही नीति है। अगला कथन है होरी का स्वागत कथन है, चिंतन है कि करज वह मेहमान है जो एक बार आकर जाने का नाम नहीं लेता। अगला कथन है होरी का हीरा से कि बेटा बेटा होगा, लड़ाई झगड़ा तो जिंदगी का धर्म है, इससे तो इससे जो अपने हैं पराये थोड़े ही हो जाते हैं। जब घर में 4 आदमी रहते हैं तभी तो लड़ाई झगड़े भी होते हैं, जिसके कोई है ही नहीं उसके कौन लड़ाई करेगा। अगला धन्या का कथन दरोगा से, देख लिया तुम्हारा न्याय और तुम्हारे अक्ल की दौड़, गरीबों का गला काटना दूसरी बात है, दूध का दूध और पानी का पानी करना दूसरी बात है। अगला कथन है यहाँ पे धनिया का होरी से वाने लोगों से कि ये हत्यारे गांव के मुखिया हैं, गरीबों का खून चूसने वाले, सूद ब्याज देर ही सवाई नज़र नजराना घूस घास जैसे भी हों, गरीबों को लूटो, उस पर सुराज चाहिए, जेल जाने से सुराज ना मिलेगा, सुराज मिलेगा धर्म से न्याय से। अगला कथन कथन लाला पटेश्वरी का दरोगा से कि दिलेर क्या हुजूर करकसा है, ऐसी औरत को तो गोली मार दें। अगला है कुदई का गोबर से कथन है, बताइए कुदई पात्र कौन है। हाँ, मुझे उसके बाल पकड़ के घसीटना नहीं चाहिए था, लेकिन औरत जात बिना कुछ लताड़ना दिए काबू में नहीं रहती। ठीक है, ये तब की बात है, घटना है जब गोबर जा रहा था लखनऊ के लिए, यानी कि शहर जाता है, तो वहाँ पर एक घटना उसके साथ घटती है। यहाँ पे कुदई अपनी स्त्री के साथ झगड़े कर रहा होता है। तो आप बताना कुदई पात्र कौन है। ठीक है, माता का आदर करना तो सबका धर्म है ही भाई, माता से कौन ओरिन हो सकता है, गोबर का कुदई से है। एक कथन है मेहता का मिर्जा से, कथन है कि मेरे जहन में औरत वफा और त्याग की मूर्ति है, जो अपनी बेइज्जती से अपनी कुर्बानी से अपने को बिल्कुल मिटाकर पति की आत्मा का एक अंश बन जाती है। देह पुरुष की होती है और आत्मा स्त्री की होती है। अगला कथन है स्त्री पृथ्वी की भांति धैर्यवान है, शांति संपन्न है, सहिष्णु है। पुरुष में नारी के गुण आ जाते हैं तो वह महात्मा बन जाता है, नारी में पुरुष के गुण आ जाते हैं तो वह उल्टा बन जाती है। पुरुष आकर्षित होता है स्त्री की ओर, जो सर्वस्व में स्त्री हो, सर्वस्व में स्त्री हो। मेहता का कथन मिर्जा से है। अगला एक कथन है मेहता का मालती से कि मुझे खेद है, हमारी बहनें पश्चिम का आदर्श ले रही हैं, जहां नारी ने अपना पद खो दिया है और स्वामिनी से गिरकर विलास की वस्तु बन गई है। पश्चिम की स्त्री स्वच्छंद होना चाहती है, इसलिए कि वह अधिक से अधिक विलास कर सके। हमारी माताओं का आदर्श कभी विलास नहीं रहा। मालती का मेहता से कथन है स्त्री जितनी क्षमाशील हो सकती है, पुरुष नहीं हो सकता। अगला है मालती का मेहता से कि तुमने सदैव मुझे परीक्षा की दृष्टि से देखा, कभी प्रेम की आंखों से नहीं। क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि नारी परीक्षा नहीं प्रेम चाहती है। मेहता का कथन मालती से है, प्रेम सीधी साधी गऊ होगा, गऊ नहीं खूंखार शेर है, जो अपने शिकार पर किसी की आंख भी नहीं पड़ने देता। अगला इंपॉर्टेंट कथन है मेहता का स्वागत कथन है, चिंतन कि प्रेम में कुछ मान भी होता है, कुछ महत्व भी। श्रद्धा तो अपने को मिटा डालती है और अपने मिट जाने को ही अपना इष्ट बना लेती है। प्रेम अधिकार करना चाहता है, जो कुछ देता है उसके बदले में कुछ चाहता भी है। श्रद्धा का चरम आनंद अपना समर्पण है, जिसमें अहमन्यता का ध्वंस हो जाता है। मालती का मेहता से कथन है मित्र बनकर रहना स्त्री पुरुष बनकर रहने से कहीं सुखकर है। होरी का कथन है दाता दिन से कि आज तक कुल में ऐसा कहीं नहीं हुआ, उसके मर्याद भी तो रखना है। इम्पॉर्टेंट कथन है गोबर का होरी से कि जिसे पेट की रोटी मैसर नहीं, उसके लिए मर्याद और इज्जत भी ढोंग है। औरों की तरह तुमने कभी नीति को नहीं छोड़ा, यह उसी का दंड है। इम्पॉर्टेंट कथन है दाता दिन का होरी से कि सुख में आदमी का धर्म कुछ और होता है, दुख में कुछ और। सुख में आदमी दान देता है मगर दुख में भीख तक मांगता है, उस समय आदमी का यही धर्म हो जाता है। कथन है इस जमाने में मोटा होना बेहियाई है, 100 को दुबला करके एक मोटा होता है, ऐसे मोटे मन में क्या सुख। होरी का कथन हीरा से है। रूपा के संबंध में लेखक का कथन है कि उस गाय की याद अभी उसके दिल में हरी थी, जो मेहमान की तरह आई थी और सबको रोता छोड़कर चली गई थी। अगला कथन यहाँ पे गोदान से लेखक का है कि धनिया यंत्र की भांति उठी, आज जो सुतली बेची थी उसके 20 आने पैसे लाई और पद के ठंडे कंठ में रखकर सामने खड़ी दाता दिन से बोली, महाराज घर में
न गाय है, न बचिया, न पैसा, यही पैसे हैं, यही इनका गोदान है। और पहाड़ पछाड़ पछाड़ होगा, यहाँ पे पछाड़ था, टाइप मिस्टेक है, पछाड़ खाकर गिर पड़ी। ठीक है, तो गोधन से कथन है। अब यहाँ पर बहुत सारे कथन अन्य अन्य लेखकों के बारे में हैं। ठीक है, बहुत सारे, जैसे कि यहाँ पे हजारी जी का कथन है गोदान के बारे में। ठीक है, अलग अलग विद्वान, शिवदान सिंह चौहान ने लिखा, यहाँ पे गोपाल राय ने लिखा। ठीक है, लक्ष्मी सागर वैष्णव का कथन है, फिर हजारी जी का कथन है, फिर यहाँ पे प्रकाश चंद्रगुप्त का कथन है, दुलारे वाजपेयी का कथन है गोदान के बारे में, आधुनिक हिंदी साहित्य में उन्होंने लिखा ऐसा। रामस्वरूप लिखते हैं कि गोदान उपन्यास में गांधी और मार्क्स को जैसे प्रेमचंद ने फेंट कर मिलाया हो। विश्वनाथ त्रिपाठी का कथन है गोदान के बारे में। ठीक है, रामविलास लिखते हैं कि प्रेमचंद दुखी हिंदुस्तान के गरीबों के लेखक थे, उनका लेखन तमाम पीड़ितों का मानसिक संबल था। ठीक है, बहुत सारे लोगों का कथन है। रामविलास शर्मा का फिर कथन है। ठीक है, नामवर सिंह कहते हैं गोदान भारतीय किसान की निष्क्रियता की महान ट्रेजेडी है। फिर यहाँ पे डॉक्टर नामवर सिंह लिखते हैं गोदान के बारे में, यहाँ पे सामने दिख रहा है, आपको चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, आपको चाहिए तो स्क्रीनशॉट आप चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, बच्चन सिंह लिखते हैं गोदान महाकाव्यात्मक उपन्यास है, दुनिया में केवल 2 महाकाव्यात्मक उपन्यास है, एक टॉलस्टॉय का युद्ध और शांति मतलब वार एंड पीस, दूसरा प्रेमचंद का गोदान। ठीक है, अलग अलग विद्वान लिखते हैं यहाँ पे, राम रतन भटनागर, इंद्रनाथ मदान, ठीक है, राजेश्वर गुरु, गोपाल राय। ठीक है, अलग अलग विद्वान अपना अपना मत यहाँ पर देते हैं। बच्चन सिंह फिर लिखते हैं कि प्रेमचंद किसान जाति का उपन्यास चित्रण करने वाले प्रथम भारतीय उपन्यासकार नहीं थे। उनके पहले उड़ीसा के फकीर मोहन सेनापति ने 1847 में छमाड़ 6 बीघा जमीन किसान जीवन की समस्याएं उठाई थी। अलग अलग विद्वान यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, बच्चन सिंह कहते हैं गोदान भारतीय किसानों का मर्मस्पर्शी, करुण और त्रासद दस्तावेज है। ठीक है, आगे प्रश्न है तो वो प्रश्न मैं उधर देख लूँगी कोर्स में। ठीक है, तो ये एक छोटी सी वीडियो आपके समक्ष मैंने प्रस्तुत की है गोदान उपन्यास से। आपको क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन जरूर प्रेस कर रखना है ताकि मेरी कोई वीडियो मिस न हो। और मिलते हैं इस वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।